आज हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम बीच में कोई आ गया, दैट्स व्हाई मुझे शुरू से शुरू करना पड़ा। तो ये एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी है, जिसकी जो सरफेस है वो सरफेस में अगर ये तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, दिस इज नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी। अब इनकी नंबर घट सकता है, जैसे कि एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, संरचना जो इसकी स्ट्रक्चर है, अगर ये बिगड़ जाए, अगर स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, 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 कैसे भी स्ट्रक्चर हो जाए, तो ये इनकी संख्या या तो बढ़ सकती है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाए इनकी संख्या या तो बढ़ सकती है, इतनी सी जगह में कितनी आरबीसी आ गई, या फिर इनकी संख्या घट सकती है, या फिर इनकी संख्या घट सकती है। तो ये है एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी के अंदर या तो इनकी संख्या घटेगी या इनकी संख्या बढ़ेगी, या तो इनका नंबर घटेगा या इनका नंबर बढ़ेगा। ये है एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, ये नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी है। ये हम डायग्राम बना चुके हैं कल के लेक्चर में भी। 1.2 माइक्रोमीटर, 1.2 माइक्रोमीटर, ठीक है जी, 1.2 माइक्रोमीटर। सही, 1.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये है सेंट्रल लेंथ और ये है पेरीफेरी लेंथ। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, इट कैन cause increase in number of आरबीसी की संख्या में इंक्रीज हो सकता है, एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी की संख्या में घट भी सकता है, आरबीसी का नंबर घट भी सकता है। तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी के अंदर आरबीसी की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अगर घटेगी तो वो एनीमिया हो जाएगा, और बढ़ेगी तो वो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो घट रही है, इसे क्या कहेंगे, एनीमिया, और ये बढ़ रही है, इसे कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। इतनी बातें अपन ने लिख ली। अब लिखते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग एनीमिया के बारे में। अगर इंक्रीज हो रही है आरबीसी का नंबर, सॉरी डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज एंड इंक्रीज, अगर ये डिक्रीज हो रहा है आरबीसी का नंबर तो ये एनीमिया हो जाएगा, और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। एनीमिया की बात करते हैं दोस्त। एनीमिया होता क्या है, एनीमिया होता क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दी एनीमिया। एनीमिया क्या है, एनीमिया है डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड सेल या रेड ब्लड सेल्स, number of decrease in red blood cells and decrease red blood cells up to decrease red blood cells, number of decrease red blood cells from decrease red blood cells from lesser than less than 4 million, less than 4 million, lesser than 4 million, 4 मिलियन से आरबीसी का रेड ब्लड सेल का नंबर अगर घट जाए तो ये एनीमिया है। एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन from
लेसर देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर। या तो क्या है एनीमिया, या तो रेड ब्लड सेल का नंबर 4 मिलियन से डिक्रीज हो जाए, और या फिर डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन फ्रॉम 12 ग्राम पर डीएल। वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है रेड सेल्स का काउंट होता है, रेड सेल काउंट जो है वो हमें पता है, वो हमें पता है क्या होता है, 50 से 55 लाख या 5 मिलियन से 5.5 मिलियन इनमें। तो अपन स्टैंडर्ड इसी को मान के चलते हैं, फीमेल में 4.5 से 5.5 होता है, तो फीमेल के अंदर क्या हो गया 4.5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, लेकिन इससे भी अगर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज किससे होगा, 4 मिलियन से डिक्रीज हो जाए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे अगर 4 मिलियन से भी कम हो जाए इनका नंबर, दैट इज एनीमिया। ठीक है, रेड सेल काउंट हो गया। हीमोग्लोबिन वैसे 14 से 17 लिखते हैं, कहीं 15 लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली 12 ग्राम पर डीएल होना चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर 12 ग्राम पर डीएल से कम हो गया तो दैट इज एनीमिया, दैट कॉज एनीमिया। ठीक है, एनीमिया की जो अपन ने बेसिक चीजें हैं वो इनकी बेसिक डेफिनेशन अपन ने समझ ली। अब बात करते हैं अपन एनीमिया के टाइप्स ऑफ एनीमिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनीमिया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया। एक तो है परनीशियस एनीमिया, परनीशियस क्या यार, एक है इटायोलॉजिकल एनीमिया, इटायोलॉजिकल एनीमिया, और एक है इटायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। इटायोलॉजिकल मतलब इनका कोई कारण होता है, बाई समथिंग, ड्यू टू सम कॉज, ड्यू टू सम कॉज, किसी कारण की वजह से हो, या फिर मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया मतलब ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन, आरबीसी ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन। आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बाहर की संरचना, बाहर से कैसे बदल रही है स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ एनीमिया, इटायोलॉजिकल एनीमिया, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। इटायोलॉजिकल मतलब जिनका कोई कारण होता है, जिनका किसी कारण की वजह से आरबीसी की संख्या कम हुई, इटायोलॉजिकल एनीमिया। आरबीसी की संख्या कम हुई क्योंकि आरबीसी की संख्या कम हुई क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर में चेंज था, इसलिए एब्नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी के अंदर अपन एनीमिया को पढ़ रहे हैं क्योंकि एब्नॉर्मलिटी आ गई है। इटायोलॉजिकल एनीमिया, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इटायोलॉजिकल एनीमिया। इटायोलॉजिकल पहला है एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। iron is required for the formation of RBC. Iron is required for the formation of hemoglobin. आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो आरबीसी, वो आयरन होता है, Fe होता है, Fe+2। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी,
deficiency, it cause दूसरा है एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 deficiency. Vitamin B12 is also responsible for RBC, for maturation and formation of RBC के मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन B12 है वो मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है जी, और इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ RBC। ठीक है, तीसरा डालते हैं परनीशियस एनीमिया के अंदर लिखेंगे इट cause decrease in absorption of vitamin B12 due to it cause decrease in absorption of vitamin B12 due to it cause decrease in absorption of vitamin B12 due to deficiency of intrinsic Cassel factor intrinsic Cassel factor। तीन एनीमिया बात करें अपन, एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। आयरन जो डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी आयरन की, तो हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के अंदर ही आयरन की कमी हो जाएगी, और आयरन की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए आयरन जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आरबीसी की कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी। एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे होगी? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उससे क्या होगा, आरबीसी का मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन दोनों प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया कहता है कि इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर है जो आरबीसी के जो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। अगर मैं इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर को ही कम कर दूं तो उससे क्या होगा, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। ये दोनों एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी और परनीशियस एनीमिया हुआ तो रेस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन दोनों रुक जाएगा, बात खत्म होती है। दूसरा है, चौथा है एप्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो एप्लास्टिक एनीमिया, तो जो फोर्थ है वो है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक जो एनीमिया है, इट कॉज ड्यू टू bone marrow suppression, it cause bone marrow suppression by the effect of X-ray drug and toxin। एक्सरे ड्रग और टॉक्सिन के कारण बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा, उसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगली जो बातें हैं वो अपन बात करेंगे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की। तो उस थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, आरबीसी की जो शेप है इसे तो अपन क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर। ये जो बाहर से
ये तो है स्ट्रक्चर, ये जो बाहर से हमें दिखाई दे रही है दैट इज स्ट्रक्चर, और अंदर से जो हमें दिखाई देगी वो है शेप। इसे फर्क समझ में आता है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो वो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शेप चेंज हो जाए तो वो है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। अगली बातें करते हैं, 4 एनीमिया लिख लिए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आरबी एनीमिया ड्यू टू, ये है इटायोलॉजिकल एनीमिया के अंदर ही है, इटायोलॉजिकल एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू, एनीमिया ड्यू टू, इटायोलॉजिकल एनीमिया के अंदर ही है, एनीमिया ड्यू टू आरबीसी डिस्ट्रक्शन। इस लाइन को भूल जाओ, गलत है, डायरेक्ट हेडिंग डालते हैं। फिफ्थ एनीमिया थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। एक देखो मेरे पास सुनो, अगर ये है हल्का सा चोट लगा, इसे कहेंगे डैमेज, लेकिन अगर पूरा अगर ये खत्म हो गया तो इसे कहेंगे अपन डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर ये मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के अंदर आ जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल, और अगर ये डैमेज हो जाता है तो इटायोलॉजिकल एनीमिया के अंदर ही आएगा, इटायोलॉजिकल, क्योंकि हल्का फुल्का डैमेज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई है, हल्का फुल्का डैमेज हुआ है, हल्का फुल्का डैमेज हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर तो अब चेंज हो, ठीक है, इसे मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। तो अपन बात करते हैं थैलेसीमिया। इट इज ऑटोसोमल, इट इज ए ऑटोसोमल, it is a autosomal inherited disease, inherited autosomal inherited, autosomal inheritance, inherited disease, ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज है ये। ऑटोसोमल, ऑटोसोम होते हैं जैसे कि 12+XX, इसे ऑटोसोम कहते हैं और इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऑटोसोम ट्रांसफर होते हैं सब में, XX किसी में होता है किसी में नहीं होता, ऑटोसोम पक्का ट्रांसफर होगा, तो ऑटोसोम ट्रांसफर होगा नेक्स्ट पीढ़ी में, तो ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज है। इनहेरिटेड मतलब दूसरी पीढ़ी में जाने वाली डिजीज है, तो ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? इट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज, बात समझ में आती है? इट इज, इट कॉज, इट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज। अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है, बीटा थैलेसीमिया होता है। इट कॉज ड्यू टू, इट कॉज ड्यू टू, इट कॉज ड्यू टू, इट कॉज ड्यू टू, ये है आरबीसी, आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी के अंदर अपन जैसे बात करें, एक तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की चेन है, एक अल्फा चेन है, बीटा चेन। इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन deformation, sorry, it is due to deformation, it is due to deformation in alpha and beta chain of hemoglobin, beta chain of hemoglobin।
ये है अल्फा और हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए मतलब कुछ अमीनो एसिड चेंज हो जाए, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाए, तो ये है इट कॉज ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक होगा अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और एक होगा बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया होगा डिफॉर्मेशन, उसके बाद में लिखते हैं अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया होगा ड्यू टू ये डिफॉर्मेशन है डिस्ट्रक्शन है, एक बार चेक कर लेता हूँ। डिफेक्ट है, इट इज ड्यू टू defect in alpha and beta chain of hemoglobin. It is due to defect in alpha chain of hemoglobin, and due to defect in beta chain of hemoglobin. हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन के अंदर डिफेक्ट हो जाए अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन के अंदर हो जाए बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। सिकल सेल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया के अंदर it cause only it cause defect in only in it it is a autosomal inherited disease. It is a autosomal inherited disease. Autosomal inherited disease है। It is a autosomal inherited disease है। RBC of सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की जो आरबीसी है इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? HbS टाइप का है। मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके अंदर डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट है तो उसको अपन जो हीमोग्लोबिन HbS करके नाम देते हैं। तो आरबीसी ऑफ सिकल सेल एनीमिया कंटेन हीमोग्लोबिन टर्म्ड एज HbS। ये दो लाइनें हैं, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HbS, क्योंकि अपन जैसे अपने आप चलता नहीं है वैसे, लेकिन जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ, इनके जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, ऑटोसोमल डिजीज, सेक्स लिंक क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है HbS, ठीक है। ऐसे कलर ब्लाइंडनेस को HbC लिख देते हैं, ऐसे इनको सोल्व करते हैं अपन। ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज है, ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज है, ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज है, ठीक है जी। यहाँ तक की बातें अपन ने कर ली। आरबीसी ऑफ सिकल सेल एनीमिया कंटेंट it cause only due to deformation in बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अंदर ओनली बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर ही
बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर ही क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, डिफेक्ट होगा। इट इज ओनली ड्यू टू डिफेक्ट इन डिफेक्ट इन बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बातें अपन ने कर ली हैं। बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया की ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज है ड्यू टू बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। बात खत्म होती है, ये सिकल सेल एनीमिया खत्म हो गया। तीसरी बात करते हैं G6PD की। G6PD अगर सिकल सेल एनीमिया के अंदर कुछ है भी अर्ली रप्चर एंड हाँ यार, इसके अंदर इट कॉज अर्ली रप्चर ऑफ RBC बिफोर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन से पहले ही क्या है, आरबीसी अर्ली रप्चर हो जाएगी, जल्दी फट जाएगी। और जो है थैलेसीमिया प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल, इट कॉज प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल। जो थैलेसीमिया अपन ने पढ़ा है उसके अंदर भी लिख लो, थैलेसीमिया ये भी है, वही बात है, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन या अर्ली रप्चर एक ही बात है। प्रीमेच्योर मैच्योर होने से पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी है वो प्रीमेच्योर होने से पहले फट जाएगी, फूट जाएगी। ये है थैलेसीमिया। उसके बाद तीसरा जो बात करते हैं वो है G6PD एनीमिया। तीसरा जो है वो है G6PD एनीमिया। G6PD है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एनीमिया। G6PD is responsible G6PD is responsible for G6PD is responsible for NADPH2 NADPH responsible for maintain NADPH nucleotide adenine dinucleotide nucleotide adenine phosphate dehydrogenase NADPH2 is responsible for maintaining the concentration of glutathione and glutathione is responsible for maintaining RBC
Glutathione is responsible for maintaining decrease the concentration of glutathione. Decrease the concentration of glutathione. ग्लूटाथियोन की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाए, कोज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अगर ग्लूटाथियोन की भी कंसंट्रेशन में कमी हो जाए तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन को कोज करेगा। ठीक है, क्या है G6PD किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? NADPH2 के लिए। NADPH क्या है? न्यूक्लियोटाइड एडेनिन फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? NADPH प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होगा। NADPH2 से NADPH बनता है। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेट प्रोटॉन त्याग के। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोटाइड एडेनिन फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और जो न्यूक्लियोटाइड एडेनिन फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज है वो मेंटेन करता है किसके कंसंट्रेशन को? ग्लूटाथियोन का। अगर ग्लूटाथियोन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तीन चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। G6PD NADPH2 को मेंटेन करता है, NADPH2 किसको मेंटेन करेगा? NADPH2 मेंटेन करता है ग्लूटाथियोन को। और ग्लूटाथियोन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, G6PD खत्म होती है। बात करते हैं, इटाइलॉजिकल ही पढ़ रहे हैं प्लीज। इटाइलॉजिकल ही पढ़ रहे हैं। इटाइलॉजिकल में अपन डालते हैं हेडिंग एनीमिया ड्यू टू एनीमिया ड्यू टू एनीमिया ड्यू टू एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस बिल्कुल, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया कौन सा हो रहा है? पहला है एक्यूट एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर ब्लड लॉस ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यू टू मेजर सर्जरी, की वजह से ब्लड लॉस हो, एक्सीडेंटल केस, या फिर एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हो गया, या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया। क्रोनिक ब्लड लॉस मतलब थोड़ा बहुत, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, और उसके अंदर कम ब्लड निकलता है। एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, ब्लड लॉस ड्यू टू पहली जो बात है इसके अंदर हीमेरोइड्स लिखेंगे अपन, पाइल्स जिनको बोलते हैं हीमेरोइड्स। और जो दूसरा है डबल आर आएगा, हीमहेरोइड्स। अल्सर, पैप्टिक अल्सर बोल सकते हैं, पैप्टिक अल्सर अमाशय के अंदर, अपना स्टोमक के अंदर अल्सर हो जाए। और तीसरा है इर्रेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके कारण क्या है? क्रोनिक ब्लड लॉस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है इटाइलॉजिकल एनीमिया खत्म। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया की बात करते हैं शुरू। एक बार इटाइलॉजिकल एनीमिया को अपन हेडिंग्स को देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अपन ने। इटाइलॉजिकल एनीमिया, पहली जो बात करी वो है एनीमिया ड्यू
कौन कौन सा एनीमिया ड्यू टू, पहला है एनीमिया है विटामिन बी बारह डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। दूसरा है विटामिन बी बारह डेफिशिएंसी। तीसरा डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सा हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी बारह डेफिशिएंसी हो गया। तीसरा परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, ये हुआ है इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर की कमी से। चौथा है ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, और ये हुआ है एक्सरे और ड्रग्स के, और एक्सरे ड्रग्स और टॉक्सिन की कमी से, टॉक्सिन की वजह से, ये हेडिंग रहने दो। टॉक्सिन की वजह से क्या हो गया, टॉक्सिन की वजह से क्या हो गया, बोन मैरो सप्रेशन हो गया, बोन मैरो सप्रेशन, ये हमने पढ़ा। अब आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से हमने तीन एनीमिया पढ़े। पहला है थैलेसीमिया, दूसरा है ए प्लास्टिक, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, और तीसरा है G6PD एनीमिया। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, दोनों चैन की वजह से, डिफेक्ट की वजह से क्या है, थैलेसीमिया हो रहा है। ओनली बीटा चैन की डिफेक्ट की वजह से, और जो हीमोग्लोबिन है वो HbS टाइप का, आरबीसी कंटेन HbS टाइप का। और G6PD क्या है, G6PD NADPH2 को कंट्रोल करता है, NADPH2 ग्लूटाथियोन को कंट्रोल करता है। ग्लूटाथियोन की कमी से क्या हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये है आरबीसी डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद अपन ने तीसरी जो बात करी थी वो है एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, ब्लड लॉस। और इसके अंदर अपन बात कर रहे थे, दो एनीमिया पढ़े थे, कौन कौन सा, पहला जो है वो है, और दूसरा है, पहला जो है वो है एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट, और दूसरा है क्रोनिक ब्लड लॉस, क्रोनिक ब्लड लॉस। इटाइलॉजिकल के अंदर इतनी बातें कर ली, उसके बाद अपन पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया दूसरी हेडिंग डालते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया पहला जो है, दूसरा है, पहला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके अंदर क्या है, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, डिक्रीज आरबीसी नंबर, डिक्रीज इन आरबीसी नंबर, डिक्रीज इन hemoglobin concentration, decrease in hemoglobin concentration, and decrease in MCV, MCH, MCHC। ये अपन ब्लड इंडाइसेज में पढ़ेंगे, MCV, MCH और MCHC, MCH, MCHC, ये अपन ब्लड इंडाइसेज में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इनका जो वॉल्यूम डिक्रीज क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया आएगा, आरबीसी का नंबर कम हो गया, हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो गया, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी की कमी हो गई, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ, डिक्रीज इन डायरेक्टली, डिक्रीज इन एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के अंदर माइक्रोसाइटिक पढ़ लिया, दूसरा है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। इसके अंदर क्या होगा, आरबीसी नंबर, आरबीसी नंबर
आरबीसी साइज की बात करें, कहाँ नंबर आ गया यार, नॉर्मल साइड आरबीसी साइज क्या हो गया, नॉर्मल हो जाएगा। आरबीसी साइज नॉर्मल होगा, हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस्ड होगा या डिक्रीज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एमसीवी एमसीएच और एमसीएचसी ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। और तीसरा जो है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके अंदर पहला जो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज सॉरी यार, मैक्रोसाइटिक एनीमिया इंक्रीज इन आरबीसी साइज, आरबीसी का साइज इंक्रीज हो गया। दूसरा है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड इंक्रीज इन एमसीवी एमसीएच और एमसीएचसी, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ब्लड इंडाइसिस अगली हेडिंग होगी नेक्स्ट चैप्टर की, उसके अंदर अपन ब्लड इंडाइसिस पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं ये एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी, सारे बातें करेंगे, उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। ये है एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के अंदर क्या क्या आ गया, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब बात करते हैं अपन एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी के अंदर अपन ने दो बातें पढ़ी थी, या तो आरबीसी का काउंट कम हो सकता है या बढ़ सकता है। आरबीसी का काउंट अगर कम हो गया ना दोस्त, आरबीसी का काउंट अगर कम हो गया ना, आरबीसी का काउंट अगर कम हो गया तो वो है एनीमिया, और आरबीसी का काउंट अगर बढ़ गया तो वो है पॉलीसाइथेमिया। तो अपन पॉलीसाइथेमिया की बात करेंगे। आरबीसी का काउंट कम होने की वजह हमने बता दी है, या तो होगा इटायोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल। इटायोलॉजिकल के अंदर क्या क्या होगा, इटायोलॉजिकल के अंदर अपन पढ़ेंगे विटामिन बी बार डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, इंट्रिंसिक एसिड फैक्टर की कमी की वजह से क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया होगा, एप्लास्टिक एनीमिया होगा। उसके बाद में अपन ने बात कर ली थैलेसीमिया होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, और उसके बाद G6PD एनीमिया हो गया। G6PD एनीमिया के अंदर क्या बताया था, G6PD एनीमिया के अंदर बताया मैंने न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, G6PD एनीमिया है। G6PD एनीमिया के अंदर क्या है, G6PD की किसको कंट्रोल, कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, NADPH2 की। NADPH2 की कंसंट्रेशन की कमी वो मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटाथियोन, और ग्लूटाथियोन की कंसंट्रेशन की कमी के वजह से डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटाथियोन विल कॉज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। उसके बाद अपन ने बात की ब्लड लॉस की वजह से, इतनी बातें कर ली अपन ने किसके अंदर, इटायोलॉजिकल एनीमिया के अंदर। उसके बाद में अपन ने बात कर रहे हैं किसके अंदर, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। और मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के अंदर बात करें अपन ब्लड लॉस की, मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। ये बातें अपन ने कर ली किसके अंदर, एनीमिया के अंदर। अगर आरबीसी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो वो एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो वो एनीमिया है, अगर इंक्रीज हो जाए आरबीसी का काउंट तो वो है पॉलीसाइथेमिया। अगली बात करते हैं पॉलीसाइथेमिया। इंक्रीज इन पॉलीसाइथेमिया, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं पॉलीसाइथेमिया। इंक्रीज इन काउंट ऑफ आरबीसी greater than 8 cell per cube, 8 million cell per cube। बात करी थी आरबीसी के अंदर कितना होना चाहिए, ठीक है, 50 से 55 लाख आरबीसी होनी चाहिए, मतलब 5 मिलियन से 5.5 बिलियन होनी चाहिए। अगर इनकी काउंट 8 मिलियन सेल पर mm क्यूब से इंक्रीज हो जाए
वैसे तो 6 होना चाहिए, 8 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 8 मिलियन सेल पर mm³ से इंक्रीज हो जाए, 8 मिलियन ही है, 8 मिलियन सेल पर mm³ से इंक्रीज हो जाए तो दैट इज पॉलीसाइथेमिया, वो पॉलीसाइथेमिया है। और पॉलीसाइथेमिया, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीसाइथेमिया, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया के भाई साहब दो टाइप है, एक है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, और एक है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया के कोष्टक में या ब्रैकेट में लिखेंगे पॉलीसाइथेमिया वेरा, पॉलीसाइथेमिया वेरा। दोस्त एक बात बता, पॉलीसाइथेमिया वेरा है वो किसकी वजह से होगा? पॉलीसाइथेमिया वेरा होगा ड्यू टू इंक्रीज, अगर ये ब्लास्ट है जो अपन ने पढ़ा इरिथ्रोब्लास्ट सेल, जो कि बोन मैरो से, बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोब्लास्ट सेल होती हैं, वो इरिथ्रोब्लास्ट सेल आरबीसी को बनाती है। अगर इरिथ्रोब्लास्ट सेल क्या करें, बहुत ज़्यादा आरबीसी बनाने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आरबीसी की संख्या हो जाए इरिथ्रोब्लास्ट सेल के द्वारा, तो वो क्या है? पॉलीसाइथेमिया वेरा है। अगर कम है, पॉलीसाइथेमिया वेरा है। और तो ये आरबीसी की संख्या तो इसमें भी बढ़ रही है। लेकिन सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के अंदर क्या होगा? अगर अपन हाइट पे जाते हैं 17,000 से 24,000 फीट की हाइट पे, तो वहाँ पे अपने अंदर क्या होता है, कुछ चेंजेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसे सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के जो ब्रैकेट में अपन लिखेंगे, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के जो ब्रैकेट में अपन लिखेंगे वो है, ब्रैकेट में जो अपन लिखेंगे हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइट पे जाने की वजह से हाइपोक्सिया एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा भी, पॉलीसाइथेमिया हाइपोक्सिया भी लिख सकते हैं। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, ये है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। तो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया हेडिंग डालते हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया। If the blast cell start producing start producing red blood cell in start producing many cells, many red blood cells, start producing many red blood cells, many red blood cells। एक इसका जेनेटिक, ये क्या है? प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक होता है, इनहेरिटेंस होता है इसका, इट इज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। ये है क्या भाई साहब? ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। अगर इफ द ब्लास्ट सेल, या इनको बोल सकते हैं स्टेम सेल, स्टेम सेल की तने की कोशिकाएं नहीं है, स्टेम सेल होती हैं द ब्लास्ट सेल, जो आरबीसी, जो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इरिथ्रोब्लास्ट सेल बोल सकते हैं इनको। वो अगर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैनी आरबीसी, बहुत ज़्यादा आरबीसी को प्रोड्यूस करने लगे, तो पॉलीसाइथेमिया वेरा हो गया, समझ लो। और प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, और जेनेटिक इसको बोल सकते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं वेरा, एग्जाम्पल पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा, पॉलीसाइथेमिया वेरा। It causes
it causes increase in viscosity of visco visco viscosity of ब्लड प्लाज्मा। इससे क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा की जो तरलता है, विस्कोसिटी है, श्यानता है, वो बढ़ जाएगी। इट कॉजेज इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड एमसीवी काउंट। एमसीवी अपन फिर से ब्लड इंडाइसिस में पढ़ेंगे। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया हो गया। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की बात करते हैं, जो कि हाइपोक्सिया है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया दोस्त, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है क्या भाई साहब? सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है। इट अकर एट हाई एल्टीट्यूड, 17,000 से 24,000 फीट, 17,000 से 24,000 फीट। The number of RBC count increases, start increasing, it may cause this condition in medical terminology called hypoxia. It may cause vomiting, itching, खुजली हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इचिंग हो गई, वोमिटिंग हो गई, इचिंग हो गई, शॉर्टनेस, ब्रीथिंग शॉर्टनेस, डिस्पनोया बोलते हैं इसको, डिस्पनोया। अगर ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो गई, वोमिटिंग हो गई, इचिंग हो गई, तो ये सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के अंदर आ गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो वोमिटिंग हो गई, इचिंग हो गई, और विजन भी ऐसा होगा जैसे कि ब्लर दिखेगा आपको, कुछ ब्लड विजन भी बोल सकते हैं इसको, कुछ दिखेगा नहीं तो इसको बोलते हैं ब्लड विजन। इतनी बातें क्लियर है तो इस सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे अपन ने बात कर ली एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। जो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो है ब्लड इंडाइसिस। तो आज के लिए सब इतना ही है, ब्लड इंडाइसिस। नेक्स्ट जो हेडिंग डालना वो है ब्लड इंडाइसिस।